गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर प्रेरणा जैन। सेकेंड ईयर में हम डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के बारे में पहले भी काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। आज एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और सॉल्व करते हैं ताकि कुछ कंसेप्ट्स जो स्टॉक रिजर्व से रिलेटेड है स्पेशली वो आपके क्लियर हों। तो एक क्वेश्चन है, उसका बेसिक जो पार्ट है वो इस तरह से यहाँ पे गिवन है। देखिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास है कि स्टॉक 1 जुलाई को हमारे पास है 35,000, 2 डिपार्टमेंट है और 28,000 रुपीज़। 30 जून को आपको बोला 2018 को कि 70,000 और 1,40,000 रुपीज़ स्टॉक है। परचेज़ की इन्फॉर्मेशन है दोनों डिपार्टमेंट्स की और सेल्स की इन्फॉर्मेशन है। और स्पेशली यहाँ जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसमें ये कह रखा है, क्वेश्चन ये कहता है कि जो ए डिपार्टमेंट है उसकी क्लोजिंग स्टॉक में 14,000 का जो माल है वो बी डिपार्टमेंट से आया है, यानी इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र का है मेनली ये क्वेश्चन। और इस तरह से बी डिपार्टमेंट है उसकी क्लोजिंग स्टॉक में कितना ट्रांसफ़र किया वो डिटेल तो गिवन नहीं है क्योंकि वो सेल्स में इंक्लूडेड होगी तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक में हमारे पास यहाँ 14,000 का माल रखा हुआ है और जो सेकेंड डिपार्टमेंट है उसके पास 21,000 रुपीज़ का माल ए डिपार्टमेंट से आया हुआ रखा है। अब ये कह रहे हैं एक इन्फॉर्मेशन और है कि ये दोनों इन्फॉर्मेशन तो क्लोजिंग स्टॉक की थी, इसके अलावा 1 जुलाई को जो हमारा ओपनिंग स्टॉक है उसमें भी 7,000 का फर्स्ट डिपार्टमेंट के पास और 10,500 रुपीज़ का सेकेंड डिपार्टमेंट के पास एक दूसरे से आया हुआ माल शामिल है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों ही डिपार्टमेंट्स के लिए जो डिपार्टमेंटल ट्रांसफर हुए हैं वो सेलिंग प्राइस पे हुए हैं और जो रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट है वो इक्वल है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज के बारे में एक इन्फॉर्मेशन और है, पीछे दे रखी थी, वो है कि दोनों डिपार्टमेंट के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज जो है वो 87,500 रुपीज़ है। तो मेनली इस क्वेश्चन में आपको एक तो बाकी सब तो डेटा गिवन ही है, सीधा सीधा अरेंज करना है हमें। स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स वो तो डायरेक्टली गिवन है, वहाँ नया काम नहीं करना है। बस इस क्वेश्चन को अरेंज करते समय एक काम तो हमें करना है कि जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज हैं इनको दोनों ही डिपार्टमेंट में बांटना है। जब तक क्वेश्चन कुछ नहीं करता है, नॉर्मली ज़्यादातर खर्चे किससे रिलेटेड होते हैं, ज़्यादा सेल करेंगे तो ज़्यादा खर्चे होंगे। तो जब तक डायरेक्ट हिंट नहीं करे, हमने एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेज के बेसिस में पढ़ा था, तो यहाँ पर हम इन एक्सपेंसेज को तो दोनों ही डिपार्टमेंट के सेल्स रेशियो में बांट लेंगे। जैसे फर्स्ट डिपार्टमेंट का सेल्स है 7 लाख रुपीज़, राइट। फर्स्ट डिपार्टमेंट का सेल है 7 लाख रुपीज़ और सेकेंड डिपार्टमेंट का सेल है 10,50,000 रुपीज़। पीछे क्वेश्चन में गिवन था, मैंने आपको जब शो किया था, तो यहाँ हम रेशो बना देंगे तो ये हमारा 2:3 का रेशो हो जाता है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज को भी बांटने के लिए 2:3 के रेशो में आप यूज़ कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन को जब हम करने जाएंगे तो देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट तो बनाना बहुत आसान है। ओपनिंग स्टॉक डायरेक्टली गिवन है, ओपनिंग स्टॉक गिवन है पीछे पार्ट में क्वेश्चन में 35,000 फॉर डिपार्टमेंट ए एंड 28,000 फॉर डिपार्टमेंट बी। परचेजेस में क्वेश्चन में गिवन था 4,55,000 रुपीज़ डिपार्टमेंट ए का खरीद है और बी डिपार्टमेंट का जो परचेज है वो 6,37,000 रुपीज़ है। क्वेश्चन आपको कह रखा था कि दोनों ही डिपार्टमेंट का ओवरऑल सेल है, ये मैंने ऊपर भी लिखा था कि 7 लाख रुपीज़ डिपार्टमेंट ए ने माल बेचा है जिसमें इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर शामिल है और बी डिपार्टमेंट में जो माल बेचा है वो 10,50,000 रुपीज़ का है। और क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू भी 70,000 एंड 1,40,000 रिस्पेक्टिवली दोनों डिपार्टमेंट का, राइट। तो यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट बनाना तो बहुत आसान है, बस सारी वैल्यूज़ को आपको क्वेश्चन में गिवन वैल्यूज़ को आपको अरेंज कर देना है और ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेना है। ये ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के पार्ट पे आएंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट को हमने नोट डाउन कर लिया। फर्स्ट डिपार्टमेंट को प्रॉफिट हुआ है 2,80,000 रुपीज़ का और सेकेंड डिपार्टमेंट को प्रॉफिट हुआ है 5,25,000 रुपीज़ का। फिर उसके बाद ये जो मैंने आपको बताया था कि दोनों डिपार्टमेंट के ओवरऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है 87,500 रुपीज़, तो इसको आपने 2:3 के रेशो में, हमने सेल्स रेशियो कैलकुलेट किया है 2:3, तो इस रेशियो में हम दोनों डिपार्टमेंट के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज को बांट लेंगे तो ये हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, राइट। तो नेट प्रॉफिट जो है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इस नेट प्रॉफिट के बेसिस पे हम निकालेंगे जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। तो जब जनरल प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे तो पहले दोनों ही डिपार्टमेंट का हम नेट प्रॉफिट यहाँ पर लेके आ जाएंगे। अब इस क्वेश्चन का मेन मोटो था कि आप स्टॉक रिजर्व्स कैलकुलेट करें। तो देखिए, सिंपली स्टॉक रिजर्व निकालने के लिए पहले इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है कि जो ट्रांसफर्स है वो सेलिंग प्राइस पे हुए हैं, राइट। और जो रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट है वो दोनों ही डिपार्टमेंट की सेम है। तो सबसे पहले हमें रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट निकालनी पड़ेगी। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हमारे पास डिपार्टमेंट ए, जैसे यहाँ बता दूं कि डिपार्टमेंट ए का ग्रॉस प्रॉफिट है 2,80,000 रुपीज़ और सेल कितना किया उसने 7 लाख रुपीज़। तो 2,80,000 डिवाइडेड बाई 7 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे तो फर्स्ट डिपार्टमेंट का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा। और डिपार्टमेंट बी का ग्रॉस प्रॉफिट आया है 5,25,000 रुपीज़। इसको डिवाइड करेंगे 10,50,000 को मल्टीप्लाइड करेंगे 100 से, तो हमारा रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट फॉर डिपार्टमेंट बी आ जाता है। जो यहाँ पे कैलकुलेटेड है कि डिपार्टमेंट ए का ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 280 डिवाइडेड बाई
7 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, तो डिपार्टमेंट ए ने लाभ कमाया है 40% की रेट से सेल्स पर, और डिपार्टमेंट बी ने लाभ कमाया है 5,25,000 रुपीज़ का 10,50,000 की सेल्स पे। तो इसका रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट हो गया है 50% ऑन सेल्स, राइट। ये रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इसलिए निकालना जरूरी है कि दोनों ही डिपार्टमेंट के जब इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स हैं तो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर में ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों में ही स्टॉक इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर स्टॉक रिजर्व हम बनाएंगे, तो स्टॉक रिजर्व बनाते हैं फॉर डिपार्टमेंट ए। जब आप बनाने जाएंगे तो स्टॉक रिजर्व बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए क्लोजिंग स्टॉक डिपार्टमेंट ए के पास कितना रखा हुआ है, डिपार्टमेंट ए के पास क्लोजिंग स्टॉक में 14,000 रुपीज़ का माल बी से आया हुआ रखा है, राइट। तो 14,000 रुपये का माल हमारे पास है, और 14,000 रुपये पे डिपार्टमेंट बी की रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट कितनी है, 50% है। तो 14,000 पे 50% की रेट से निकालेंगे तो हमारा सिंपली स्टॉक रिजर्व आ जाता है 7,000 रुपीज़। अगर सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक में ही स्टॉक रिजर्व होता तो हम यहाँ लिख देते टू स्टॉक रिजर्व फॉर डिपार्टमेंट ए 7,000 रुपीज़। लेकिन क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन और थी कि 1 जुलाई को जो ओपनिंग स्टॉक है उसमें भी हमारे पास 7,000 रुपये का माल ए के पास रखा हुआ है और 10,500 का माल बी के पास रखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या होगा, आप क्लियर जानते हैं कि पहले क्लोजिंग स्टॉक में हम स्टॉक रिजर्व बनाते हैं और अगले साल इसकी रिवर्स एंट्री कर लेते हैं। जब ओपनिंग एंट्री करते हैं तो इसकी रिवर्स एंट्री कर देते हैं। तो या तो रिवर्स एंट्री कीजिए या स्टॉक रिजर्व को नेट निकाल लीजिए। तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए बना 7,000 का, लेकिन इसमें से लेस कर देंगे फॉर ओपनिंग स्टॉक जो हमारा स्टॉक रिजर्व ऑलरेडी मेड है वो 7,000 का है, राइट। क्वेश्चन कह रहा है ये देखिए 7,000 का माल ए के पास रखा हुआ है, तो 7,000 का हमने 50% रेट वो क्यों ही रहेगी, क्वेश्चन जब तक कुछ नहीं कहता है। तो 3,500 का तो ऑलरेडी बना हुआ है ना, जब 3,500 का ऑलरेडी बना हुआ है तो नया जो स्टॉक रिजर्व हमें बनाना है फॉर डिपार्टमेंट ए वो हो जाएगा 3,500 रुपीज़ का, 3,500 रुपीज़ का, राइट। ये बस यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंटली ध्यान रखनी होती है कि स्टॉक तो है डिपार्टमेंट ए का, स्टॉक तो किसके पास है, डिपार्टमेंट ए का, लेकिन जब आप रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट लगाते हैं तो रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट आपको किसकी लगानी है, बी की, क्योंकि प्रॉफिट किसने अर्न किया है, बी ने अर्न किया है। तो बी ने अपनी रेट से अर्न किया होगा तो ए के स्टॉक पे बी की रेट लगानी है। और इस तरह से जब डिपार्टमेंट बी के लिए आप स्टॉक रिजर्व की बात करेंगे, डिपार्टमेंट बी के लिए स्टॉक रिजर्व की बात करेंगे तो रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट किसकी यूज़ होगी, ए की यूज़ होगी। तो ए की 40% लगानी है। अब सेम कैलकुलेशन डिपार्टमेंट बी के लिए भी कर लेते हैं। तो बी के क्लोजिंग स्टॉक में 21,000 रुपीज़ का माल है। सीधा सिंपली यहाँ पे मैं आप अरेंज तो प्रॉपर्ली कर लीजिएगा, लेकिन मैंने यहाँ निकाल देती हूँ कि 21,000 पे हमने 40% निकालना है। तो 21,000 का 40% के हिसाब से ये बन जाता है आपका स्टॉक रिजर्व 8,400 रुपीज़ का, राइट। और यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक कितने का था, 10,500 का इसके पास ओपनिंग स्टॉक भी है। तो सेम जैसे हमने डिपार्टमेंट ए के लिए किया वैसे ही डिपार्टमेंट बी के लिए भी करेंगे कि 10,500 में ओपनिंग स्टॉक पे भी तो स्टॉक रिजर्व पहले से ही बना हुआ होगा, तो जितना ऑलरेडी बना हुआ है उसको इसमें से डिडक्ट कर देंगे। तो 10,500 का 40% होता है 4,200 रुपीज़। 8,400 का बनाना है, 4,200 रुपीज़ का ऑलरेडी बना हुआ है। तो नया स्टॉक रिजर्व फॉर डिपार्टमेंट बी कितने का बना लेंगे, 4,200 रुपीज़ बना लेंगे। तो दोनों का नेट प्रॉफिट हुआ 7,70,500 रुपीज़। इसमें से स्टॉक रिजर्व फॉर डिपार्टमेंट ए 3,500 रुपीज़ का बन गया, डिपार्टमेंट बी के लिए 4,200 का बन गया। तो प्रॉफिट टू बी कैरी टू बैलेंस शीट हमारे पास हो जाएगा 7,09,800 रुपीज़। तो इस तरीके से हम अगर हमारे पास इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र होते हैं, यहाँ पर्टिकुलरली नहीं कह रखा है कि माल कितने का ट्रांसफ़र किया, तो वो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए भी नहीं। वो तो अगर दे देता है तो हम लिखते हैं बाय इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र, जिसने ट्रांसफ़र किया उसके लिए सेल्स, जिसको ट्रांसफ़र किया उसके लिए परचेज। लेकिन कुछ भी नहीं कहे तो इसका मतलब सेल्स और परचेज में ये वैल्यू इंक्लूडेड है। और स्पेशली हमें स्टॉक के जो क्लोजिंग स्टॉक है और जो ओपनिंग स्टॉक है इसकी इन्फॉर्मेशन गिवन है। अगर ओपनिंग स्टॉक में स्टॉक रिजर्व नहीं होता तो यहाँ कितना वैल्यू आता, यहाँ आता 7,000 रुपीज़ क्लोजिंग स्टॉक पे जो हमने बनाया, और यहाँ हमारा आ जाता 8,400 रुपीज़। लेकिन चूंकि ओपनिंग स्टॉक पे पिछले साल बना हुआ स्टॉक रिजर्व होगा तो हम उसको माइनस कर देते हैं और रिमेनिंग वैल्यू ही हम यहाँ करते हैं। क्या तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर लिखिए 3,500, यहाँ लिखिए 7,000 रुपीज़। बात एक ही है, बाई स्टॉक रिजर्व, टू स्टॉक रिजर्व पूरा का पूरा वैल्यू, फिर बाई स्टॉक रिजर्व
ब्रॉट डाउन क्रेडिट डाउन करके और यहाँ पे नया स्टॉक रिजर्व बनाइए। लेकिन नॉर्मली जब हम बैड डेट वाला क्वेश्चन करते हैं, आप पहले भी बैड डेट्स का रिजर्व बनाते हैं, तो पुराना अगर रिजर्व बने हुए होते हैं तो नेट रिजर्व ही आपको नया बनाना होता है। तो इस तरह से 3500 फॉर डिपार्टमेंट ए हम स्टॉक रिजर्व बनाएंगे और 4200 रुपीज़ फॉर डिपार्टमेंट बी स्टॉक रिजर्व बनाएंगे। चूँकि क्वेश्चन स्पेशली इस तरह का स्टॉक रिजर्व पे बेस्ड है, तो ये पार्ट आप चाहे बड़ा क्वेश्चन भी आए तो इस तरीके से इसको इंक्लूड कर सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखने की है कि कई बार क्वेश्चन में जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए नहीं कहता है, तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली भी यहाँ पर जब यहाँ पर हमने जैसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज को बांटा है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज के जैसे ही यहाँ पे हम लिख सकते हैं टू स्टॉक रिजर्व ए के कॉलम में लिख देंगे 3500 और बी के कॉलम में लिख देंगे 4200 रुपीज़, तो नेट प्रॉफिट हमारा आफ्टर डिडक्टिंग स्टॉक रिजर्व भी निकल के आ जाता है। तो कई बार डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीरियड अकाउंट में ही स्टॉक रिजर्व का एडजस्टमेंट कर दिया जाता है और कई बार हम पर्टिकुलरली जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और उसमें स्टॉक रिजर्व को डिडक्ट करते हैं, राइट। तो इस तरीके से हमारा डिपार्टमेंटल अकाउंट का बेसिकली सारे के सारे कंसेप्ट, चाहे वो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर हो, चाहे वो स्टॉक रिजर्व का मुद्दा हो और चाहे हमारा एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस हैं, वो हमने कवर करने की कोशिश करी है। ये जो एग्जाम्पल हमने लिया है वो 5 राइटर्स की बुक का एग्जाम्पल नंबर 5 है, तो आप क्वेश्चन वहाँ पे और अच्छे से देख लें, क्योंकि एक स्क्रीन पे दोनों चीज़ को एक साथ लेना पॉसिबल नहीं है। ब्लैक बोर्ड पढ़ाने में दिक्कत ये रहती है कि वहाँ पे वॉइस का बहुत ज़्यादा इको रहता है। तो आई थिंक अभी आज थोड़ा सा क्लियर आपको होगा, प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से आप कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।